Today's video we are going to talk about mass spectrometry. तो स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक एलिमेंट के डिफरेंट वर्जन्स, यानी एक एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो बट एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आइसोटोप्स क्या है? एक एलिमेंट के डिफरेंट वर्जन्स। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये जो आइसोटोप्स थे इनका पता कैसे चला? साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि एक एलिमेंट के अंदर भी डिफरेंट किस्म के आइसोटोप्स पाए जाते हैं और इनके रिलेटिव अबंडेंस क्या है, यानी ये नेचर के अंदर कितनी मिकदार में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो दिया था मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है ये एक एनालिटिकल टेक्निक है और इसकी मदद से जो एक एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं उनका हम एग्जैक्ट रिलेटिव एटॉमिक मास और उनकी रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करते हैं। रिलेटिव अबंडेंस का मतलब ये है कि वो यूनिवर्स के अंदर कितनी कसरत से पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इसे हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ पर जो है सैंपल इनलेट है। ये क्या है? सैंपल इनलेट है। यहाँ पर हम अपने सैंपल डालते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन गन, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन की एक बीम खारिज करते हैं। और ये है हीटिंग फिलामेंट। हीटिंग फिलामेंट यानी ये हीट प्रोड्यूस करता है। और ये दो हमने प्लेट्स लगाई हुई हैं, इनके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हमने इलेक्ट्रिक वोल्ट 500 से 2000 जो है वोल्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमने अप्लाई की है। और फिर ये हमारे पास है मैग्नेट। ये दो हमने बहुत ही हैवी मैग्नेट लगाए हुए हैं। इन मैग्नेट का क्या काम क्या है? ये जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, यानी यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और ये हमारे पास है डिटेक्टर। तो अब हम इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ते हैं कि जो एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं उनका रिलेटिव एटॉमिक मास हम फाइंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पर अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ से सैंपल इनलेट जो सिस्टम जो है ना, यहाँ पे हम अपना सैंपल इंजेक्ट करते हैं। और जब सैंपल यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक हीटिंग फिलामेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो इसकी वजह से हमारा जो सैंपल है वो वेपोराइज हो जाता है, यानी वेपर्स के अंदर तब्दील हो जाता है। क्या होता है? वेपर्स के अंदर, यानी गैस फॉर्म में आ जाता है। यहाँ से हमने अपना सैंपल इंजेक्ट किया, जब यहाँ पहुंचा तो वो वेपर्स की हालत में हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमने लगाई हुई एक इलेक्ट्रॉन गन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन गन है और इसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन की एक बीम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन की बीम हमारे इस सैंपल के वेपर से टकराती है तो इनमें से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट कर देती है, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक एटम है, इसके ऊपर जब हम इलेक्ट्रॉन की एक बीम की बम्बार्डमेंट करते हैं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन दिस इज फास्ट मूविंग, वेरी फास्ट मूविंग, और ये जो है इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देता है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, आयंस प्रोड्यूस हो जाता है जमा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो है हमारे पास पॉजिटिव आयन है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो गए हैं। अब इन पॉजिटिव आयंस को जो है इन दो प्लेट्स की मदद से, इन प्लेट्स के ऊपर जो है ना अपोजिट चार्ज होता है। ठीक है, इन प्लेट्स की मदद से इन पॉजिटिव आयंस को एक्सेलरेट किया जाता है, यानी स्पीड अप किया जाता है। अगर ये प्लेट्स ना होती तो क्या होता कि ये जो हमारे पास सैंपल था इसके आयंस यहीं पर ही पड़े रहते, अगर आगे जाते ही ना। तो हम क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रिक प्लेट्स की मदद से ये जो हमारे पास आयंस प्रोड्यूस हुए हैं, एटम के आयंस प्रोड्यूस हुए हैं, इनको हम एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन, जब ये फास्ट मूविंग आयंस यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर हमने क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही हैवी मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है। अब स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरता है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरता है तो डिफ्लेक्ट करता है, यानी डिफ्लेक्शन शो करता है। अब इस तरह ये भी जब चार्ज पार्टिकल, ये क्या थे हमारे पास, देखा ना, जब एटम में से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल बन गया ना। अब ये चार्ज पार्टिकल जब इस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरे तो वो डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर नियॉन का एक सैंपल लें तो यहाँ पर क्या होगा, नियॉन के आयंस पैदा हो जाएंगे और जब नियॉन के आयंस जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिफ्लेक्शन कितनी होगी, कितनी जो है वो आयंस है वो मुड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स नियॉन जो है ना, नियॉन का एक सैंपल लें
तो इसके अंदर 3 किस्म के आइसोटोप्स होते हैं, एक का मास होता है 20, एक का 21 और एक का 22। इनमें से सबसे हल्का कौन सा है? 20 वाला, उससे हैवी 21 और फिर 22। अब जब ये आयंस यानी 3 किस्म के आयंस इस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरते हैं तो कौन से वाला जो आयन है वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा? 20 वाला, 21 वाला या 22 वाला? यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास एक फैन चल रहा हो और उसके अंदर से हम आप बॉल को फेंकें। मिसाल के तौर पर इधर यहाँ से इस तरफ फैन चल रहा है और यहाँ से ऐसे हम बॉल को फेंकें। पहले हम क्या करते हैं? पहले हम हल्की बॉल फेंकते हैं, तो क्या होगा कि हल्की बॉल जो होगी वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी, ज्यादा इस तरफ मुड़ेगी। और फिर दोबारा हम क्या करें? एक हैवी एक कोकोबरा बॉल को अगर हम फेंकें तो आप देखेंगे कि जो कोकोबरा बॉल है वो बहुत ही कम डिफ्लेक्ट होगी। तो इसी तरह जब ये नियॉन के 3 किस्म के आयंस जब यहाँ से गुजरे तो क्या है, तो सबसे जो हल्का जो आइसोटोप्स था वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। 20 हल्का था ना, ये 20 सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। और जो उससे कम था, जो उससे थोड़ा सा भारी था, वो इसके निस्बत थोड़ा सा कम डिफ्लेक्ट हुआ। और जो सबसे भारी था वो सबसे कम डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है। अब 3 किस्म के जो हमारे पास आइसोटोप्स हैं वो सेपरेट हो गए हैं, अलग अलग हमने उनको कर लिया। तो स्टूडेंट्स अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी अबंडेंस कितनी है, कितनी कसरत से पाए जाते हैं? ठीक है। अब ये जो सैंपल था, अगर इसके अंदर ये 20 आइसोटोप्स जो है, 20 एटॉमिक मास वाले आइसोटोप्स, अगर इसके एटम्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा? इसके आयंस भी यहाँ पर ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, यानी ज्यादा तादाद में जो आयंस है वो यहाँ पर हिट करेंगे। और इसी तरह अगर ये ज्यादा है तो इसके भी ज्यादा आयंस यहाँ पे हिट करेंगे और इसी तरह इसके भी इतने आयंस। तो यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है, हम फिर इसको एम्पलीफाई करते हैं। डिटेक्टर पर जो हमारे पास ये सिग्नल पहुंचा है ना, इसको हम एम्पलीफाई करते हैं और एम्पलीफाई करने के बाद हम इसे क्या करते हैं? रिकॉर्डर की तरफ भेज देते हैं। डिटेक्टर के बाद होता है एम्पलीफायर, एंड देन होता है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर जो है ये आपका जो सिग्नल है उसको एक ग्राफ की शक्ल में जाहिर कर देता है। ग्राफ के नीचे क्या होता है? एक्स एक्सिस पे मास नंबर एंड अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है? रिलेटिव अबंडेंस। जो 20 एटॉमिक मास वाला आइसोटोप्स है नियॉन का, उसकी जो अबंडेंस थी वो थी 90.92%, यानी इसके जो आयंस थे वो ज्यादा प्रोड्यूस हुए, यहाँ पर ज्यादा आयंस आके हिट किए, इसीलिए तो ये वाला सिग्नल ज्यादा पीक पे आया है। जो 21 एटॉमिक मास वाला जो एलिमेंट था, आइसोटोप था, वो बहुत उसके आयंस जो है बहुत ही कम मिकदार में पैदा हुए, तो इसलिए उसका जो सिग्नल है बहुत ही कम है, 0.257% यहाँ पे सिग्नल है। जबकि जो एटॉमिक मास 22 वाला आइसोटोप था उसके जो आयंस थे वो थोड़े से ज्यादा पैदा हुए 21 वाले से, तो इसका जो सिग्नल है वो आया है 8.82% में।